पहला जो न्यूज़ स्टार्ट करें, पहला न्यूज़ है कि ये पर्टिकुलरली पिछले साल से ये न्यूज़ में है। इसमें मेन हमें जानना है कि ये पार्लियामेंट्री जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की हमेशा डिमांड करते हैं। क्यों करते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमिटी एंड दिस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी? दो तरीके के कमेटी होते हैं, एक स्टैंडर्ड कमेटी होता है, एक एडॉक कमेटी होता है पार्लियामेंट में। स्टैंडर्ड कमेटी जो हमेशा परमानेंट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया, एस्टिमेट कमेटी हो गया, फिनेंस कमेटी होगा, ये सब परमानेंट कमेटी हैं। लेकिन दूसरा होता है जो टेम्पोररी बनाई जाती है कि कोई नया इश्यू आ गया, जैसे ये चल रहा है तो इसको जांच कराने के लिए कर रहे हैं। और हमेशा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इसलिए डिमांड होती है क्योंकि इसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों के मेंबर होते हैं और अपोजिशन हमेशा राज्यसभा में स्ट्रांग है, उसके बराबर है ना कहीं रूलिंग पार्टी से कभी कभी ज़्यादा ही हो जाती है। रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है राज्यसभा में, तो थोड़ा सा डोमिनेंट हो जाते हैं और ज़्यादा से हो जाता है अपोजिशन का, और वो चीज़ों को उनकी से ज़्यादा हो जाती है, चीज़ों को लाएंगे। एंड दैट्स वाई हमेशा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात होती है। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत कतराती है। अभी कहाँ गवर्नमेंट बना रही है, पहले बनता था, अभी तो एकदम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना ही नहीं रहे। तो दिस इज द मेन रीजन। तो डिफरेंस समझ में आता है ना, ये जितना भी होता है टेम्पोररी होता है और इसमें दोनों के ही मेंबर होते हैं। जो आपका स्टैंडिंग कमेटी होता है उसमें सिर्फ एक ही हाउस का होगा। स्टैंडिंग कमेटी दोनों बनाते हैं, राज्यसभा अपना अलग बनाएगा, लोकसभा अपना अलग बनाएगा। तो पहली चीज की परमानेंट होगा और दूसरी चीज होगा कि इसमें अलग अलग हाउस के होंगे लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कंबाइंड होगा। दिस इज द मेन थिंग। हाँ, लेकिन ओवरऑल अगर राज्यसभा के लोग आ रहे हैं तो वहाँ डोमिनेंट हो जाएंगे। तो तीन भी बढ़ गए तो एक नहीं होता है कि हम अपना बात रख पा रहे हैं। ऐसे तो यहाँ ओवरवेलमिंगली इन्हीं का होता है, तो इसीलिए ये नहीं बनाते। पहली बात तो कोई भी कमेटी बनाने को तैयार नहीं होते हैं। परमानेंट कमेटी में तो देंगे नहीं, टेम्पोररी कमेटी में ये सब इशू उठता है और इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। इसका नेम ही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ज्वाइंट का मतलब होता है कि दोनों इंक्लूडेड होंगे एंड ये एडहॉक होता है, ये आप याद रखिएगा। दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। तुंगभद्रा रिजर्वायर कहाँ पे है? कर्नाटका में, राइट। हम्पी से होके, ये हम्पी के बहुत करीब है। हम्पी का नाम सुना होगा, कहाँ पे हम्पी का नाम आता है? कई बार हम लोगों ने पढ़ा है। विजयनगर एम्पायर का वो कैपिटल था। अभी 8-6-7 दिन पहले उसका पूरा हम लोग वो पढ़े थे, टेम्पल स्ट्रक्चर। कौन सा? हम्पी कहाँ पे? भूटान में नहीं है ये, विजयनगर एम्पायर। हाँ, थिम्पू है, थिम्पू है ना। हम्पी तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम्पी बहुत फेमस है, विजयनगर एम्पायर का कैपिटल था। अभी हाल ही में हम लोगों ने वहाँ का टेम्पल पढ़ा था। कौन सा टेम्पल था? कौन सा? नहीं, होयसाला तो अलग है। विरूपाक्षा टेम्पल, जो श्री कृष्ण मेन उसके देवता थे, कृष्णा देव राय ने बनाया था। तो ये सब पढ़े थे अभी हाल ही में। आप नहीं आए थे उस क्लास में, अभी हाल ही में हम लोग इसको डिस्कस किए थे। विरूपाक्षा टेम्पल था, एकदम वो आर्किटेक्चर स्टोन पे था। अभी वहाँ पे क्वायरी चल रही है तो वहाँ पे अर्थक्वेक की संभावना है, तो इसीलिए उस दिन न्यूज में था कि अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पत्थर आप निकाल लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो इसलिए दैट वाज इन द न्यूज। सेम वही हम्पी में ये है और यहाँ पे थोड़ा सा फ्लड का सिचुएशन है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज अगेन ये भी है डैम से ही। मुल्ला पेरियार डैम हमेशा न्यूज में रहता है, क्यों होता है? ये भी रिपीट हो रहा है, बताइए। मुल्ला पेरियार का तो सुना होगा, ये काफी न्यूज में रहता है। केरला एंड तमिलनाडु के बीच में झगड़ा है, ये है तब केरला में, लेकिन इस पे जो ओनरशिप है, जो मैनेजमेंट है, वो टोटल तमिलनाडु का है, क्योंकि इसका प्री कॉलोनियल टाइम का हिस्ट्री है। जब कॉलोनी थी तो उस समय जो त्रवणकोर का राजा थे वो प्रिंसली स्टेट थे और मद्रास प्रोविंस जो था वो ब्रिटिश रूल था। क्लियर हो रहा है? इनके दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उन्होंने त्रवणकोर के जो राजा थे ये वाला जमीन दे दिया था तमिलनाडु, मद्रास गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को 999 दिन के लीज के लिए, 999 साल के लीज के लिए। ओके, ईयर्स का लीज था। अब दिक्कत ये होता है कि आपका जमीन किसी और का घर, आपको पता है कि जमीन आपका है, वो आके सब कुछ कर रहा है, तो होगा ना तकलीफ।
तो लेकिन लीज है तो कोई केरला कुछ बोल नहीं सकता। केरला हमेशा ये बोलता है कि कमजोर हो गया है, बाढ़ आ जाएगा, नीचे हमारे लोगों का जान खतरे में है। उस पे तमिलनाडु पे कॉस्ट बढ़ाता है कि नया बनवाइए नहीं तो हमें दीजिए, और तमिलनाडु कहता है नहीं ये प्रॉपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, साइंटिफिक जितनी भी मेथड है, जितने भी गाइडलाइन है, वी आर फॉलोइंग। तो इसीलिए हमेशा ये डिस्प्यूट में रहता है। केरला को रहता है कि ये हमारे स्टेट में होके हाउ द तमिलनाडु इज मैनेजिंग। अब एग्रीमेंट है तो इसीलिए ये कंटिन्यूटी में है, दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे भी अब जब भी कहीं पे भी डर होता है तो हमेशा केरला बोलता है देखो देखो वहां का, जैसे ये वाला न्यूज में है जो कर्नाटका वाला है, तो इसीलिए अब ये वाला न्यूज में आ गया कि केरला भी बोल रहा है कि ऐसा क्योंकि यहाँ पे टूट गया है, इसका जो गेट है फ्लड गेट, ये टूट के आउटफ्लो कर रहा है, ओवरफ्लो का कंडीशन है। तो यहाँ पे केरला भी सेम थिंग को बोल रहा है। क्लियर हो रही है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, क्वीनी हालूगा, ये है, दिस इज द जूइस, सबसे ज्यादा ये पुराने अभी अपनी कम्युनिटी में थी, इनका डेथ हो गया। मेन यहाँ पे ये है कि ज्यूस जो इंडिया में आए थे वो मैक्सिमम आए थे 1400 के आसपास, जब यहाँ पे स्पेन एंड पुर्तगाल में परसिक्यूट किया जा रहा था। जब एक क्रिश्चियनिटी कैथोलिक आ रही थी तो कैथोलिक्स ने वहाँ पे जो राजा था उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी अदर माइनॉरिटी हैं वो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी या तो एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो वो मार रहे थे। तो वहाँ से भाग भाग के इंडिया में ये लोग आए थे, और यहीं के इनको सेफोर्ड जूस कहा जाता है। कहीं लिखा होगा इसमें सेफोर्ड जूस। सेफोर्ड जूस कहाँ पे है? कहीं तो है। कहीं दिखा आपको सेफोर्ड जूस? अच्छा इसमें नहीं है, लेकिन इनको जो जितने भी स्पेन और पुर्तगाल के जूस होते हैं उनको सेफोर्ड जूस कहते हैं। ओके, एंड ये भाग के आए थे 1472, ये गलत लिखा है, 1492 में भाग के आए थे। जो डिक्री निकला था वो 1492, यहाँ है तो सेफोर्डिक जूस ये है कम्युनिटी, वो जूस जो स्पेन एंड पुर्तगाल में रहते थे उनको ये कहा जाता था। इबेरियन प्लेटू किसको कहा जाता है? इबेरियन प्लेटू जो दोनों, जो स्पेन एंड इनका जो प्लेटू है उसी को इबेरियन प्लेटू कहते हैं। आप अपना मैप निकालिए, फिजिकल में दिया होगा, लोकेट कीजिए। अटैक तो सब में हुआ था। यहाँ पे जो प्रॉपर तरीके से वहाँ का जो कैथोलिक राजा आया था वो बोला था कि आइदर उसकी जो वाइफ थी, दोनों, इसाबेल शायद उसकी वाइफ का नाम था, तो वहां से इनका मेन है। ठीक है, एक बार अपने मैप में लोकेट कर लीजिए आप लोग। मैप है? मैप निकाल, अच्छा आज मैप नहीं लाए, मैं दिखा देता हूँ। ये है इबेरियन प्लेटू, जो वहाँ का किंग था फर्डिनेंड एंड क्वीन इजाबेला, वो दोनों ने डिक्लेयर किया था कि आइदर एक्सेप्ट द कैथोलिक और यू हैव टू लीव। वहाँ पे मारना स्टार्ट कर दिए थे। दैट इज द वन थिंग ऑफ द परसिक्यूशन। ये जो दोनों ये वाला एरिया है ना, दैट इज इबेरियन पेनिनसुला। इसमें स्पेन एंड पुर्तगाल दोनों आता है। क्लियर? सेफोर्डिक जूस कम्युनिटी, क्लियर है? ये सब पीसेस में पूछ सकते हैं कि ये में था तो ये करते हैं। एंड ये 1492 है, ये गलत दिया है, दिस इज द इनकरेक्ट। 1492 में ये डिक्लेयर किया था।
नेक्स्ट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू टेक इज द एयरपोर्ट पे जो हम एक्सरे देखते हैं, जहाँ पे आप देखिएगा कि जितने भी हमारे सामान होते हैं वो पास कराते हैं, वहाँ पे जो खरीदारी हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ स्कैम की बात हो रही है। दैट इज द मेन थिंग। लेकिन हमें मेन जानना है कि एक्सरे जो होता है दैट इज कैसे ये डिटेक्ट करता है, एक्सरे डिटेक्शन कैसे होता है, क्या क्या वो देखता है। डेंसिटी देखेगा, जो कंस्ट्रक्शन बॉन्डिंग देखता है कि डिफरेंट उसमें क्या है, और उसी के आधार पे वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड मेटल में भी डिफरेंशिएट करता है। कलर कोडिंग भी होती है कि डिफरेंट टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है पहले से ही फीडिंग होती है, और वो बता देगा किस कैटेगरी में ये पर्टिकुलर सामान आएगा। दैट इज द मेन थिंग। अदरवाइज ये जैसे मशीन का यूज हो जाएगा तो आपका पर्सनल फिजिकली यहाँ पे जो प्राइवेसी चीज़ें होती हैं वो आपका नहीं देख पाते। ऐसे बैक खोल के सब देखे तो प्राइवेसी आपका वायलेट होगा, लेकिन एक तरीके से वो मेटालिक होता है तो साफ साफ नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि इस शेप में है तो वो ज़्यादा नहीं देखते हैं। उन्होंने बस क्या चेक करना होता है कि मेटालिक ना हो, मेटालिक ही चीज़ों को तो वो रोकते हैं, ऐसा और किसी चीज़ को ज़्यादा नहीं रोकते, या जो भी प्रोहिबिटेड है जैसे कि जिससे आग लग जाए, तो ये सब चीज़ों को ही वो रोकेंगे। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जितना भी मैनेजमेंट होता है लैंड का, जो पोर्ट एयरपोर्ट होता है, तो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। और जो दूसरा होता है रेगुलेशन, वो कौन करता है? एक तो होता है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मैनेजमेंट को देखता है, लेकिन जो रेगुलेशन को देखता है डीजीसीए कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज द डीजीसीए? डायरेक्टर डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन, ये होता है। रेगुलेटर अलग है, मैनेजमेंट पोर्ट का अलग करते हैं। जो पोर्ट का मैनेजमेंट है, जैसे रेगुलेशन में होगा कि कितने घंटे का होगा, जो पायलट है उनका कितना जॉब रहेगा, कितने घंटे का कितना ब्रेक दिया जाएगा, ये सब चीज़ें रेगुलेशन में आएगा। और यहाँ पे होगा कि क्या चीज़ें कैसे मैनेज होगी जमीन पे, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। तो दो चीज़ें हैं, अलग अलग बॉडी है, दोनों मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के ही अंडर में काम करते हैं। ठीक है। हाँ, उनका रेगुलेशन है कि कैसे क्या करेंगे, वो सब डीजीसीए में आएंगे। जो मेन फंक्शन है इनका कि एयरपोर्ट का मैनेजमेंट, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो रेगुलेशन पे नहीं जाएंगे, रेगुलेशन में डीजीसीए जाता है। क्लियर हो रहा है? मैनेजमेंट सब ये करते हैं, लेकिन दोनों आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के ही अंडर में। ठीक है। एयरफोर्स कहाँ पे क्या था? कहाँ पे एयरपोर्ट एंड यहाँ पे? एयरपोर्ट का मतलब होता है कि जो जमीन पे हो रहा है, और ये जो एयरपोर्ट है एंड एयर ट्रैफिक, ट्रैफिक का मतलब हो गया कि लोगों का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, ओवरऑल कितना फुटफॉल है, कैसे वो कर रहे हैं, दैट विल बी अंडर द ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब होता है कि होता है ना कि लोग सामान भी भेजते हैं, तो आपका बैगेज वगैरह जाता है तो वो ट्रैफिक में आ जाएगा। एयरपोर्ट मैनेजमेंट में ये आ गया कि जैसे हो गया कि नेटवर्क ऑफ द एयरपोर्ट एंड अदर थिंग, एंड ऑल्सो इन टू द इंडियन एयर स्पेस एंड एडजॉइनिंग ओशियन। यहाँ पे हो गया कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया कि जो ऊपर से भी है, जो चलते वक्त होता है ना कि एक पाथ होता है, उसी में हम किसको किस एरिया में लेके जाएंगे, तो ये भी यही करेगा। एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जैसे आपका हर कंट्री का एयर स्पेस होता है। एयर स्पेस का मतलब होता है कि उसमें अगर कोई बाहर का कंट्री का अगर एरोप्लेन आएगा तो वो हमें बता के जाएगा, होगा ना। एक सिंपल ट्रैफिक, ऐसे आप चौराहे पे देखते हैं ट्रैफिक है, वैसे एयरपोर्ट का भी एक रूट होता है। ऐसा नहीं कि एरोप्लेन कहीं घूमेगा, एक पाथ होता है, उसी पे होगा। तो किस टाइम पे कौन जा रहा है, तो इसका सारा कुछ मैनेजमेंट ये करते हैं ताकि क्रैश ना हो। एक ही पाथ पे दो तीन को थोड़ी चला सकते हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे यहाँ पे आपका रोड पे जितने भी मैनेजमेंट होते हैं वो वहाँ पे एयरपोर्ट में के पाथ पे भी करते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम कवर करेंगे तो कंटिन्यूसली चल रहा है कि SC/ST को लेके सब कैटेगरी, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि कैसे ये डिफरेंट केसेज हैं और सुप्रीम कोर्ट का क्या है। आर्टिकल 15-16 हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि सब कैटेगराइजेशन नहीं था। फिर हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि SC/ST का कैटेगराइजेशन क्यों जरूरी है। फिर हम लोग ये भी डिबेट कर रहे थे कि क्यों नहीं जरूरी है। ये भी है ना, लोगों ने कहा कि जब सीटें खाली जा रही हैं तो क्रीमी लेयर है कहाँ। ये डिबेट चल रहा था उस दिन, थे ना आप लोग जब हम लोग ये डिबेट कर रहे थे। तो दो डिबेट चल रहा है, एक हो रहा है कि कोई एक ही कम्युनिटी लेके जा रही है, दूसरा डिबेट ये है कि चीज सीटें नहीं भर रही हैं, जैसे कि JNU का BHU में इसमें जो SC/ST की सीटें खाली हैं 60-70%, तो आप कह रहे हैं कि उस लायक ही नहीं है। दूसरी बात आप कह रहे हैं क्रीमी लेयर है, तो क्रीमी लेयर होता तो आप भर लिए होते उन्हीं से। तो दैट इज द मेन डिबेट एरिया। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे वो अभी मालदीव का विजिट करके गए हैं, तो PCS के लिए ये लिख लीजिएगा कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अभी जो अगस्त में सेकेंड वीक में जो इनका विजिट था वो मालदीव का था। ठीक है, मालदीव से अभी हमारा रिलेशन थोड़ा सा निगेटिव में चला गया है, क्योंकि वहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट है मुइज्जू, वो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया कैंपेन करके जीत के आए हैं और उनको माना जा रहा है कि प्रो चाइना है। तो उसको लेकर फिर भी इंडिया चाहता है कि चीजें बैलेंस रहे। इंडिया ने अपना सब कुछ कंटिन्यूटी में रखा है, जो हम सपोर्ट कर रहे थे, जो असिस्टेंट कर रहे थे, वो हम कंटिन्यूटी में चला रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन द NCERT जो अभी हमने रिलीज किया है क्लास 12th का, उसमें पहले कोलिशन गवर्नमेंट से रिलेटेड एक पिक्चर था, कार्टून था, उसको हटा दिया है। उसमें थोड़ा सा मजाक उड़ाया था कि कोलिशन गवर्नमेंट इंडिया में है कि कोई भी नेशनल पार्टी इतना मजबूत नहीं हो पा रही कि अपने दम पे गवर्नमेंट बना ले। तो यहाँ पे इसमें बस आपको डिबेट करने के लिए या आपके पास ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि कोलिशन गवर्नमेंट के कुछ फायदे भी हैं, कुछ निगेटिविटी भी है। निगेटिविटी क्या है? डिलेड डिसीजन होता है। सेम चीज को हम लेने में इतना टाइम लगा देते हैं, तब तक कि कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। जैसे हमें कोई कहीं पे जाके किसी देश से हमको बिडिंग करना है और हमने इतना ही डिले करा दिया कि वो किसी और को प्रोजेक्ट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहीं पे कर रहे हैं कि हमारा रिलेशन US से कैसा रहे, जैसे हम 2008 के आसपास सिविल न्यूक्लियर डील कर रहे थे US के साथ, तो बड़ा डिबेट हो रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी जो UPA के सपोर्ट में थी, कांग्रेस के सपोर्ट में थी, वो अपना विड्रॉल कर ली, तो काफी चीजें लंबा हो गया। जो हम न्यूक्लियर डील आराम से कर सकते थे, कहीं ना कहीं वो पहले US ही तैयार नहीं था कि न्यूक्लियर डील करने के लिए। इंडिया का ये था कि आप नॉन प्रोलिफरेशन जो हमारा एक्ट है उसको आप साइन कीजिए, तब हम जो भी आपको मटेरियल देंगे। लेकिन US ने धीरे धीरे ये कह दिया कि ठीक है, इंडिया नहीं भी साइन किया फिर भी हम जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो देने को तैयार है, टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं डिले होने के साथ इंटरनल एज वेल एज जो एक्सटर्नल हमारा डिसीजन मेकिंग होता है वो डिलेड हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि वो वीक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। हम कई बार डिसीजन लेते ही नहीं है कि अगर ले लिया, जैसे होता है ना कि अभी आप देख रहे हैं कि ED, CBI ये सब पीछे पड़ जा रही है ना, CAG, CAG ये सब चीजें, CVC भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, तो कहीं ना कहीं ये 4C पीछे पड़ जाते हैं। तो इससे कई बार होता है ना कि मैं डिसीजन सही ले रहा हूँ, लेकिन वो डिसीजन कभी कभी वो रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो उसके लिए जो डिसीजन लिया होता है लोग उसको उत्तराधिकारी, उसको एकदम दोषी ठहराने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो आदमी डिसीजन ही नहीं लेता। कई बार आप देखिएगा कि कई प्रोजेक्ट आपके शहर में होते हैं वो बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि DM ही नहीं तैयार होता है लेने को कि कहीं उस पर केस ना कर दे। होता है ना कि मैं सब कुछ अपना अच्छा समझ के करता हूँ, लेकिन अगर फेल हो गया तो लोग कहेंगे ये करप्ट था। कई बार होता है ना कि हम ऑनेस्टी से, आप लोग भी जैसे कई लोग होते हैं तैयारी खूब अच्छे से करते हैं, पूरा अपना मन लगा के करते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं लोग आरोप लगाने लगते हैं ना कि अरे पढ़ा नहीं होगा ये। लोग तो कई लोग होते, ऐसा थोड़ी है कि जितने लोग का सिलेक्शन नहीं होता है सब लोग आवारा के जैसे घूमते ही हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप लग जाता है ना। तो ऐसे ही जो कई बार कोलिशन गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि डिसीजन ही नहीं लेते हैं, कि कहीं ये ना कह दें कि इन पे था, मतलब इनका दोस्त था। दैट इज द मेन थिंग। दूसरी चीज है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ने लगते हैं, जो सपोर्टिंग पार्टी है वो प्रेशर बनाने लगते हैं कि ये मत करो वो ना करो, तो उसके चलते भी कई चीजें डिसीजन में नहीं ली जाती हैं। दिस इज द मेन थिंग। ओके, लेकिन इसका ये फायदा है ना, जैसे कोलिशन का तो मैं निगेटिव इतना बता दिया, फायदे भी बहुत हैं। कोलिशन गवर्नमेंट तब होती है तब जो गवर्नमेंट का एक कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है वो कम हो जाता है।
जो नहीं होता है कि अथॉरिटेरियन आप डिसीजन लेते हैं, किसी को भी आप अपॉइंट कर दें, किसी पे होता है ना, ऐसे कोलिशन गवर्नमेंट रहेगी तो सबका एक चेक एंड बैलेंस लगा के रखते हैं। दूसरी चीज सबसे अच्छा फायदा कोलिशन गवर्नमेंट का है कि जो स्टेट का पावर बढ़ जाता है। जब सेंट्रलाइज पावर होगा तो सारा पावर सेंटर खींच लेगा, स्टेट को सेकेंडरी यूनिट बना देते हैं। लेकिन अगर कोलिशन गवर्नमेंट है तो सारे रीजनल पार्टी भी सपोर्ट में रहेंगे, खींच लिया तो वो बराबर उनको पावर मिलता रहता है। जैसे अभी है बिहार और ये टीडीपी का है, आंध्र प्रदेश का मजे मजे है कि नहीं है? तो दिस इज ड्यू टू द कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट अब है कि अब कोई भी डिसीजन लेंगे मोदी जी तो वो सोचेंगे कि स्टेट पे क्या है, क्योंकि दोनों तुरंत विरोध करने लगेंगे। जैसे अब कोई भी अगर डिसीजन स्टेट के खिलाफ जाएगा तो इट विल बी प्रोटेस्टेड, अपोजिशन होगा, दैट इज द मेन थिंग। एक ये मीटियोर्स था। मीटियोर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीटियोर्स, कॉमेट, ये सब ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। कॉमेट है। मीटियोर्स, मीटियोराइट्स एंड कॉमेट तीन अलग अलग हो गए। एक होता है कि सब है सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे होता है डिफरेंट बॉडीज है, ग्रह है, उपग्रह है, सैटेलाइट्स, एंड देयर आर देयर मून्स एज वेल। तो उनके टुकड़े टूटते हैं तो कहीं ना कहीं वो कई बार एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। एटमॉस्फेयर में जब एंटर करेंगे तो एटमॉस्फेयर है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगा, तो रेजिस्टेंस के कारण वो जलने लगते हैं। हमें नहीं लगता है, लेकिन वो लंबा अगर आयन से रेजिस्ट करेंगे, अभी तो हमें यहाँ लग रहा है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन एक लंबे टाइम के लिए अगर आप कंटिन्यूसली इसी रेजिस्टेंस में रहे और पार्टिकल से आप टकरा रहे हैं तो उसमें बॉर्निंग होने लगती है। ठीक है, तो अगर वो जल के जब तक मूव करते हैं जलता हुआ तो उसको क्या कॉमेट कहेंगे? नहीं कहते हैं कि तारा, वो जलता हुआ तारा, क्या बोलते हैं उसको? टूटा हुआ तारा। वेरी गुड। वही कॉमेट्स का ही जो पीछे से उसका बनता रहता है, तो दैट इज द मेन कॉमेट। कॉमेट ही होता है वो। लेकिन अगर वो वहीं पे जल के खत्म हो गया तो मीटियर्स, एंड अगर जमीन पे आ गया तो मीटियराइट्स। तो एक मीटियराइट्स था, मीटियर्स है। अभी ये था कि हमारे जमीन से वो टकराएगा तो 2126 में, तो हम यही सोच रहे थे। उसका जो डिस्टेंस था, वो जो उसका लेंथ था 26 किलोमीटर, मतलब इतना बड़ा है कि गोरखपुर से, शहर छोड़िए, गोरखपुर का जो देहात वाला एरिया है वो सब आ जाएगा 26 किलोमीटर में। गोरखपुर एक पास से दूसरे पास जाने में 10 किलोमीटर का है, लेकिन इसका भी दुगुना ढाई गुना है। तो ये था कि जहां पे भी लड़ेगा गायब कर देगा एक दो शहर को। मानिए दिल्ली में आके गया तो पूरा दिल्ली गायब, गोरखपुर के आसपास का गायब। तो वही इसी को सोच रहे थे कि कैसे अटैक किया जाए, मतलब पहले ही मार दिया जाए, आने के पहले यही कोशिश होती है। लेकिन अब ये है कि अब ये बाद में टकराएगा। जो हम सोच रहे थे 2126 में होगा, अब लग रहा है कि वो करीब 2 मिलियन उसके बाद होगा। अभी टकराने में टाइम है उसको पहुंचने में अर्थ तक, तो वही मेन इसको दिया हुआ है, दैट इज द मेन थिंग। ये कंटिन्यूअसली डिबेट चल रहा है कि डिफरेंट जो मिसयूज हो रहा है कि लॉ का, जैसे पीएमएलए बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि पीएमएलए के थ्रू जैसे आपके कितने लीडरों को जेल में बंद किया, फिर धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो ये आखिर में उनका 1.5 साल जो आपने अंदर रखा, तो कहीं ना कहीं ये अनजस्टिस है ना। वो इलेक्टेड थे, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव थे, लोगों ने इलेक्ट करके भेजा था। एक तो आपने प्रूफ नहीं करके दिया। दूसरी चीज़ है कि जो ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीडी ट्रायल है, स्पीडी ट्रायल फंडामेंटल राइट्स में आता है आर्टिकल 21 के थ्रू। ठीक है, तो आप ऑलरेडी एक फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। एक तो आप स्पीडी ट्रायल नहीं दे पा रहे हैं, दूसरी चीज की 1.5 साल 2-2 साल आप जेल में डाल रहे हैं और उसके बाद प्रूफ नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिस इज द इनजस्टिस विद द नॉट द दैट पर्सन। जो लोगों ने सेलेक्ट किया उनके साथ भी तो इनजस्टिस है। लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं। तो यही है कि ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जितने भी लॉ हैं जो टफ हैं, जो बहुत ही ज्यादा पावर दे दी है ईडी को, सीबीआई को, उस पर एक बार रिव्यू होना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग। अगेन यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि कोर्ट शुड इंश्योर फ्री ट्रायल विदाउट द प्रोलॉन्ग इम्प्रीजनमेंट। बात वही हो रही है कि जो भी है स्पीडी आप ट्रायल करा के आप प्रूफ कीजिए, या तो आप छोड़ दीजिए या तो बेल दे दीजिए। बेल भी नहीं दे रहे ना आप, बिना बेल दिए आप रख रहे हैं जेल में। तो कहीं ना कहीं अभी तो कन्विक्शन हुआ नहीं, अभी तो ट्रायल चल रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री भाग जाएगा, मुख्यमंत्री तो आज तक कोई भागा नहीं है। तो आप मुख्यमंत्री को 1.5-1.5 2-2 साल जेल में रख रहे हैं। तो दिस इज द
कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसी को थ्रेट पहुंचा रहा है। ये दोनों आर्टिकल यही डिस्कस कर रही है, ऑलरेडी हम लोग इसको बहुत डिस्कस किए हैं, तो वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल। यहाँ पे ये डिस्कस हुआ कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा है कि आप अवार्ड देके क्या करेंगे। अवार्ड देने से अच्छा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जितने भी साइंस एंड रिसर्च इसमें है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एरिया है, मेन इश्यू इनका है कि इनके पास फंडिंग नहीं है, और सही से फंडिंग नहीं है। और दूसरी चीज है कि जो रिलीज ऑफ द फंड है, फंड कर भी दिया तो रिलीज के लिए ब्यूरोक्रेटिक हर्डल बहुत है, दौड़ाते बहुत जगहों पे तब जाके रिलीज होता है। और उसके सिवा अगर फंड रिलीज भी कर दिए उसके बाद भी रिस्ट्रिक्शन है कि आप इन्हीं से खरीद सकते हैं, कि कुछ गवर्नमेंट पोर्टल है, आप कहना कि पहले गवर्नमेंट पोर्टल पे सर्च कीजिए, नहीं तो आप गवर्नमेंट के थ्रू जाइए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत डिले हो जाता है, और तब तक आप रिसर्च को रोक के नहीं बैठ सकते। रिसर्च में होता है कि जो पहले रिसर्च करके रिजल्ट दे दिया तो वो पहले पेटेंट करा लेता है, बाद में आप करा के क्या करेंगे, वो तो पेटेंट किसी और के नाम पे हो जाता है ना। तो रिसर्च में थोड़ा सा टाइमिंग का भी इश्यू होता है, कंटिन्यूअसली चाहिए, फिर उसमें जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आप रिसर्च करते हैं 3 साल 4 साल बाद कोई थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलता है। तो ये सब चीज़ों को भी देखने के लिए ये स्पीडी होना चाहिए। टेक्नोलॉजी बदल जाती है ना, अगर आपने डिले करा के 5 साल करा दिया, 3 साल पहले उसका कुछ नया टेक्नोलॉजी आ गया तो 2 साल बाद तक एक नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, उसका यूज ही नहीं रहता है। अभी आप जो नया मोबाइल पहले आया था बटन वाला, आप कोई पूछता है, पहले वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी, धीरे धीरे आप स्क्रीन टच आ गया, फिर उसके में बहुत से और भी ऑप्शन आने लगे कि शेयरिंग आ गया, आप दूर से ही डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आ गई। फिर धीरे धीरे स्पीड कितना बढ़ा दिया, पहले तो हमें लगता था सर्च कर ले, कोई वेबसाइट खोल दे, उसमें भी गोल गोल घूमता था, तो हम लोग वेट करते थे, फिर धीरे धीरे सर्च अच्छे से हो गया, फिर डाउनलोडिंग का प्रोसेस आया। अब तो 1-1 MB तक हम ही लोग डाउनलोड फटाफट करते हैं ना। स्टार्टिंग में कितना दिक्कत होता था, KB में फाइल होता था, नहीं डाउनलोड हो पाता था। अब तो हम 3 GB का भी पिक्चर है फटाक से डाउनलोड कर लेते हैं। गेटिंग क्लियर थी ना कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी तुरंत बदल जाएगी, 5G है, फिर 6G आ जाएगी, फिर 7G आ जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि इतना आप करते हैं लेकिन फंडिंग देना दैट इज द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, और स्पीडी मैनर में इसको आप रिलीज कीजिए, और जितनी भी कैटेगरी है उसको जो गवर्नमेंट से आप कहते हैं कि इसके थ्रू जाइए, उसको हटाने की बात हो रही है। दैट इज द मेन थिंग। आज का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है सेंटर लेफ्ट विंग राइट विंग वाला, तो एक दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज द लेफ्ट विंग, व्हाट इज द राइट विंग। लेफ्ट विंग राइट विंग का एक दिन डिस्कस किया था। व्हाट इज द लेफ्ट विंग, लेफ्ट विंग राइट विंग आप हमेशा न्यूज में सुनते होंगे, आप बताइए, एक दिन डिस्कस किया। हम्म हम्म जैसे लेफ्ट विंग राइट विंग का कॉन्सेप्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब राजा के खिलाफ सब कुछ हो रहा था रिवॉल्यूशन, तो उसके बाद ये हुआ कि लोगों ने सोचा कि हम रूल बना दें। जैसे उस समय जो लुइस 16 थे, तो उनके ज़माने में जो काफ़ी ऐसा था कि टैक्सेशन था, सारा टैक्सेशन जो मिडिल क्लास थी या लोअर क्लास थी उस पे था। जैसे जो लोग वर्कर थे, जो लोग इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, इन पे था। लेकिन जो लोग राजा थे, जैसे जो लोग जमींदार थे, राजा थे, या जो लोग प्रीस्ट थे, क्लर्गी, इन लोगों पे कुछ नहीं था, मतलब कोई टैक्स नहीं था, और प्रिविलेज था कि ये लोग दूसरे पे टैक्स लगा लेते थे और अपने टैक्स से फ्री थे। लैंड ओन्ड में भी था कि इनके लैंड पे टैक्स नहीं लगेगा। तो सारा बर्डन था वो वर्कर क्लास पे था। वर्कर क्लास मेहनत भी कर रहा है, टैक्स भी दे रहा है, ऊपर से उसको और भी चीजें जाके उनकी माननी पड़ती थी। और ये जो क्लास थे वो 2-3% थे, लेकिन सबसे ज्यादा उनको प्रिविलेज दिया गया था। तो ऐसे में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ कि वर्कर्स का भी बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए, वोटिंग बराबर होना चाहिए। वोटिंग राइट में भी सब उनके पास था, जो क्लर्गी थे और जो नोबल थे। पढ़ा होगा आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में, एक क्लास को नोबल कहा जाता था और जो दूसरे थे चर्च वाले उनको क्लर्गी कहा जाता था। ये दोनों ही बहुत पावरफुल थे। जहाँ पे भी आप धर्म देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि धर्म सिर्फ मंदिरों में या मस्जिदों में है। जब पहले क्रिश्चियनिटी में भी जो पावर सेंटर था वो उनका चर्च था। आप देखिएगा कि जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे इटालियन मूवमेंट पढ़ाया जाएगा, जर्मन ये कंसोलिडेशन, जहाँ पे जर्मन का यूनाइटेड एक स्टेट बनाते हैं, तो वहाँ पे चर्च था, उसका राज चलता था। पैपल स्टेट पढ़िएगा इटली का, इटली में एक पैपल स्टेट था, चर्च उसका मेन मालिक होता था, मेन जो होता था हेड वो चर्च था।
जो पोप था। तो ऐसे में वहां पे भी धर्म बहुत सेंटर पे था। वो तो बाद में जब रिवॉल्यूशन हुआ है यूरोप में, जो रीनेसां मूवमेंट हुआ है, उसके थ्रू चर्च को एकदम मार पीट के एकदम पीछे बैठा दिया कि आपका कोई रोल नहीं है, जो इंडिविजुअल इंसान है उसका। जैसे हम लोग देखते हैं ना, अभी इस्लाम में उतना मूवमेंट नहीं है, तो आप देखिएगा इस्लाम में काफी रिलीजन का है। हिंदुइज्म में भी उतना बड़ा मूवमेंट नहीं है। जो हमने मूवमेंट किया था, भक्ति मूवमेंट या जितने भी ये मूवमेंट बीच में हुए थे, वो इतना स्ट्रांग नहीं थे कि मतलब होता है कि टेम्पल्स का अभी भी बहुत पावर है हमारे वहाँ। तो लेकिन वो चर्च का पावर नहीं है। वहाँ पे चर्च को उन्होंने वेटिकन सिटी में ही लाके समेट दिया। पहले उनके चर्च का बहुत ज़्यादा पावर था। ये हाल था कि जैसे कोई भी वहाँ का ब्रिटेन का किंग हो या स्पेन का किंग हो, कोई भी डिसीजन लेने के पहले वो जाके पोप से पूछता था। पोप सबसे हाइट पे था। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जब रिवोल्यूशन हुआ, उनका मूवमेंट हुआ, तो उन्होंने चर्च को या रिलीजन को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया, पीछे कर दिया। ठीक है। तो उसी के बाद से यहाँ पे जब हो रहा था क्लर्की एंड नोबेल के पावर का, तो जितने भी वर्कर्स थे वो मूवमेंट किए और उन्होंने एक पहले तो राजा से जगह माना कि हम एक संविधान लिखना चाहते हैं फ्रांस का। तो वो खुद थोड़ी देगा, उसी के पावर को कम कर रहे हैं, वो थोड़ी देगा कि यहाँ पे आके बैठ जाइए। तो वो खुद गए, एक टेनिस का कोर्ट था वहाँ पे, जगह था, वहाँ पे बैठ के वो लोग लिख रहे थे। तो इस रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में भी जितने भी वो राइटर थे वहाँ के, फ्रेंच रिवोल्यूशन के, उसमें भी दो ग्रुप बन गया। एक चाहते थे तुरंत सब कुछ बदलाव हो जाए, एक जैसे कि तुरंत सबको बराबर का राइट मिल जाए, विमेंस को भी राइट मिल जाए, वर्कर्स को भी राइट मिल जाए। पहले फ्रेंच सोसाइटी में ये था कि जो जिसके पास प्रॉपर्टी था या धन का क्राइटेरिया था, उनको ही वो राइट मिलता था। दैट वाज द मेन थिंग। लेकिन ग्रेजुअली ये था कि जो एक थे कह रहे थे एकदम सब कुछ हटा के वुमेन्स को भी दे दिया जाए। होता है ना कि एकदम एडल्ट फ्रेंचाइजी 18 ईयर से एबव जितने भी हैं उनको। लेकिन दूसरा जो पक्ष था वो बोल रहा था नहीं, धीरे धीरे जैसे हमें भी पावर दिया जाए, राजा को भी रखा जाए और उसका पावर हल्का सा घटा दिया जाए। नोबल को भी जो है उनको दिया जाए लैंड पे, लेकिन हल्का सा कट किया जाए, धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे किया जाए। तो जो राइट में बैठे थे वो चाहते थे धीरे धीरे, वो परंपरा को चलाना चाहते थे, वो चाहते थे राजा का जो पोस्ट है बना रहे। और जो लेफ्ट में बैठे थे वो रेडिकल चेंज चाहते थे कि सडन चेंज, कि राजा एकदम गायब हो जाए, जो लोगों में से ही चुन के जाए। होता है ना कि एकदम रेडिकल चेंज चाहते थे। तो इसीलिए जो लेफ्ट होते हैं वो हमेशा रेडिकल चेंज की मांग करते हैं, इक्वालिटी, एकदम एब्सोल्यूट इक्वालिटी की मांग करेंगे कि कोई ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन जो राइट विंग है वो चलाना चाहेगा परंपरा को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को। तो इसीलिए राइट विंग में देखा जाता है कि दे आर द मोर ऑर्थोडॉक्स। वो अभी भी पुरानी रूढ़ियों को हल्का हल्का प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। वो भी रिफॉर्म चाहते थे, लेकिन यहीं से कॉन्सेप्ट आया जो राइट विंग लेफ्ट विंग कहते हैं हम, यहीं से। जो आप देखिएगा जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी है उनको लेफ्ट विंग कहा जाता है, क्योंकि कम्युनिस्ट का होता है ना कि तुरंत इक्वालिटी आए, सब कुछ बांट दिया जाए, जमीन सबको दिया जाए, सबको इक्वल राइट हो जाए। तो दैट इज द मेन थिंग कि इसमें कोई अपर क्लास लोअर क्लास ना हो। तो दैट इज द हमेशा लेफ्ट विंग का ये होता है। नहीं कहते कि जेएनयू इज द लेफ्ट विंग, क्योंकि नहीं उनमें मूवमेंट होता रहता है कि अरे ये मांग करते हैं, वो मांग करते हैं। तो दैट इज द मेनली दैट इज द लेफ्ट विंग। जैसे राइट विंग में आप जो भी धार्मिक ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना किसको मैं कह रहा हूँ। तो दैट इज द मेन थिंग। ओके, अभी बोलना भी मुश्किल है क्योंकि बोलने पे भी वो केस कर दिए थे। अब एक राजस्थान में एक कोई टीचर था, वो पढ़ा रहा था एनसीईआरटी। तो उसने कहा कि जो राइट विंग का है वो उसका एग्जांपल बीजेपी और आरएसएस है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम राइट विंग नहीं है, हमको एग्जांपल से हटाइए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि तो आप ही लोग तो कहते हैं कि रिलीजन का ये सब चीज़ें सेंटर होना चाहिए, तो वही तो डिफिनीशन होता है। तो वो कहे ये भले होता है लेकिन हम राइट विंग नहीं है, क्योंकि इसको निगेटिव में दिखाया गया। तो दैट इज द मेन थिंग। वैसे शिवसेना जैसे थी, शिवसेना भी तो राइट विंग ही थी, लेकिन अब नहीं मानने को तैयार है कि हम वो है मतलब ऑर्थोडॉक्सी को प्रमोट करते हैं। उनका ये कहना है कि हम धीरे धीरे चेंज हम भी चाहते हैं, पर धीरे धीरे नहीं। वो अभी एक कौन सा आ रहा था सीरीज पंचायत, कि धीरे धीरे हो रहा है, तो उसमें वो नहीं कहता कि यही तो दिक्कत है कि बहुत धीरे धीरे चीजें हो रही है। दैट इज द मेन थिंग। ऑर्नामेंट, ये वक्फ एक्ट का हम लोग कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज बहुत डिटेल में दिया है कि क्या है, कैसे है, वक्फ क्या होता है। ये तो हम लोगों ने एक दिन बताया था, क्या है, व्हाट इज दिस वक्फ। यहाँ बड़े अच्छे से ये डिफाइन किया। वक्फ रिफर्स टू द प्रॉपर्टी डेडिकेटेड टू द नेम ऑफ द गॉड फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। जैसे है ना कि आप कोर है इस्लाम का,
5 चीजें कोर है, उसमें से एक चीज है कि अगर आप कुछ कमाते हैं तो एक पार्ट आप दान में देंगे ताकि वो गरीबों के लिए हो सके। आप जैसे है ना कि हर रिलीजन में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें लिखी हुई होती है, तभी तो वो प्रोपोगेट करता है। तो ये काफी अच्छी चीजें लिखी गई थी, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता, ये अलग चीज है कि हर एक असली मुस्लिम तभी माना जाएगा जब वो कुछ दान देगा, वो भी 20% है आपको, तब इस हिसाब से तो कोई असली मुस्लिम मिलेगा नहीं जिस हिसाब से ये चीजें हो रही हैं। दैट इज द मेन थिंग। ओके प्लीज। तो यहाँ पे है कि चैरिटेबल पर्पज के लिए देना इम्पोर्टेंट है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये लैंड काफी हो जाता है और इस हिसाब से ये मैनेज भी करना जरूरी होता है कि आप दान तो दे दिए, कोई मैनेज भी तो करेगा। हर आदमी अगर 20% देने लगे तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपका आ जाएगा। तो यही दिक्कत है, इसी के लिए इन्होंने क्या करा कि पहले से ही एक एक्ट बना के रखा है, वक्फ एक्ट। उसके लिए है कि एक बोर्ड होगा जो प्रॉपर तरीके से लैंड को मैनेज करेगा। अब लैंड आ गया तो ऐसा थोड़ी कि लैंड रुका रहेगा। कोई लैंड है, अब वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल क्या करेंगे कि पढ़ने के लिए क्या बनाते हैं, बार बार मैं भूल जाता हूँ, क्या, मदरसा। तो मदरसा बन गया, लेकिन कोई कोई चीजें होती है जैसे मार्केट प्लेस पे है तो उन्होंने किराए पे दे दिया। अब उससे किराए से जो इनकम आ रहा है कैसे कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो, ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट यहाँ पे कही है कि ठीक है ये सब चीजें हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत जगहों पे करप्शन है। लोग ऐसे ही ट्रांसफर कर देते हैं लैंड अपने जानने वाले को, फिर जो प्रोसीड आता है, माने किराए पे 10 मकान दिया है तो उससे जो आ रहा है तो आपस में जो लोग मैनेज कर रहे हैं वो खा जाते हैं। प्रॉपर तरीके से ये जा नहीं रहा है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट एक कमीशन बना के रखा है। वो कमिश्नर जो होता है हर एरिया में लैंड का हमेशा रेगुलर सर्वे करके भेजता है स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों में आपस में तो मिली भगत हो जाती है ना, तो वो सही से चीजों को भेज नहीं पाते हैं। तो इसके लिए इन्होंने अब कहा कि डीएम के पास सब पावर होगा। जो डीएम होगा वो हर डिस्ट्रिक्ट का कलेक्ट करेगा कि डेटा कि कहाँ पे वक्फ ये लैंड है और कितना उससे आमदनी हो रहा है, कितना किस चीज में जा रहा है। मेन हो रहा है कि आप या तो मस्जिद बना दीजिए या तो आप पढ़ने के लिए ये क्या बोला था आपने, मदरसा बना दीजिए। और ये तीसरा चीज ये लोग क्या करते हैं कि जैसे गरीब के किसी का शादी हो रहा है तो उसमें दे आर गिविंग द वो सपोर्ट करते हैं। दैट इज द थिंग, ठीक है। तो यहाँ का जो मेन इसका हेड होता है उसको मुतावल्ली कहते हैं, कस्टोडियन। दैट इज द हेड ऑफ द दिस बोर्ड, वही मैनेज मेनली करता है। तो इसके भी पावर को अभी घटा दिया था। जैसे अब कितना भी होगा, अब जो वक्फ का प्रॉपर्टी होगा वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं आप। एक बार एक प्रॉपर्टी जो वक्फ बन गया तो ये नहीं कि वो जिसने दिया है फिर उसके नीचे वाले इनहेरिटेंस में जाएगा, इनहेरिटेंस में भी नहीं जाएगा। और दूसरी चीजें होती है कि वक्फ का जो कई बार लैंड होता है वो काफी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे दो लोगों में लड़ाई चल रहा है जमीन को लेकर, उन्होंने कहा कि मैं दान में दे रहा हूँ, लेकिन अभी डिस्ट्रीब्यूट जब फाइनल होगा तब आप दान में देंगे ना। तो पहले ये था कि मान लिया जाता था, कोई दिया तुरंत वक्फ के अंडर में मान लिया जाता था। अब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड होगा तो वो डीएम जो होगा वो जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आएगा कि किसका है तब तक वो वक्फ में इंक्लूड नहीं होगा। अभी ये कर दिया है। सबसे ज्यादा जो लड़ाई हो रही है, ये सब तो नॉर्मल चीजें, ये तो होनी चाहिए, सब लोग इस पे राजी हैं। लड़ाई इस बात की हो रही है कि अभी जो चेंज किया है उसमें बोला है कि इसके जो बोर्ड मेंबर होंगे वक्फ का, उसके जो नॉन मुस्लिम भी होंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम आप कह रहे हैं, लेकिन और धर्मों में तो नहीं ऐसा होता है। जैसे आप जब किसी मंदिर का जब आप मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें तो किसी मुस्लिम को तो लाते नहीं है या क्रिश्चियन को, तो आप केवल मुस्लिम वाले में क्यों ला रहे हैं। तो इसको लेकर विरोध चल रहा है कि ये इंटरफेरेंस है। जैसे आर्टिकल 25-26 कहता है ना कि मैनेज जो करना होगा रिलीजियस किसी भी अफेयर का या डिनोमिनेशन का, उसमें फ्रीडम होगा उस रिलीजन का। आर्टिकल 4 एक बार खोलिए 25-26, एक बार मैं दिखाता हूँ। 25 ये एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। 25 दिस इज टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सेम टाइम 26 की देखिएगा, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो अगर मुझे अपना रिलीजियस अफेयर्स कैसे मैनेज करना है वो सिर्फ उसी धर्म के लोगों का होगा, वो कोई और धर्म उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इसमें आप जो नॉन रिलीजियस कर रहे हैं तो वो मतलब उनकी जो मेन जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है तो वो बोल रहे हैं कि आप ठीक है हमें कर दे रहे हैं, लेकिन आपका भी जो साउथ में मैक्सिमम टेम्पल्स बहुत अमीर अमीर हैं, उनमें 700 करोड़, तिरुपति का जो टेम्पल है उसका जो पर साल का इनकम है 700 करोड़ का है। यू कैन इमेजिन कि कितना मतलब हाई लेवल पे अभी 700 करोड़ वो दिखाते हैं।
उसके सिवाय भी और भी उनके इनकम होते हैं, तो दैट इज द उनका आउटपुट है। तो वो कह रहे हैं कि हर जगह होना चाहिए, तो ये चीजें सही नहीं है कि आप केवल एक रिलीजन में करें। दूसरी चीजें ये कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री पहले थी, पहले ये मिनिस्ट्री में एडवाइजरी बॉडी या जितने भी थे वो केवल सेम होते थे, उस पर साफ साफ होता था। जैसे एडवाइजरी बॉडी में 3 एमपी को लिया जा रहा है राज्यसभा एंड लोकसभा से। यहाँ पे ये था कि पहले क्लियर कट में था कि वो मुस्लिम ही होंगे, लेकिन अभी वो मुस्लिम वाला हटा दिया है, वहां पे यहाँ पे क्लियर कट में नहीं लिखा है कि हु शुड बी देयर। ओके। तीसरी चीज है कि पहले था कि एकदम आपको प्रूफ नहीं करना पड़ता था कि आपको दान देने के पहले कि आप मुस्लिम हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। अभी का जो लॉ बना रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि यू आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। ओके, तो ये कहीं पे यहाँ पे लिखा होगा। जैसे ये है ना यहाँ की, और सब जगहों पे तो नहीं है। तीसरी चीज ये है कि सेंट्रलाइजेशन, कहीं ना कहीं इसमें लिखा हुआ है कि जो एमपीज होते थे पहले क्लियर कट था कि दे शुड बी द मुस्लिम, अभी वो हटा दिया है। तो उसको भी लेके हो रहा है कि आपने हटा दिया, बाद में आप नॉन मुस्लिम को भी उसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये सब चीजें मुद्दा में चल रहा है, क्लियर हो रहा है ना कि क्या चीजें हैं। एक चीज और याद रखिएगा, ट्रिब्यूनल इसमें होता है, जैसे किसी ये वक्फ अगर प्रॉपर्टी है उस पर अगर लड़ाई चल रहा है तो पहले ट्रिब्यूनल में आप जाते थे। ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता था पहले फाइनल होता था। यहाँ पे है तो ये जो एमपीज और ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब इसको ये मुस्लिम वाला हटा दिया है। पहले जब डिस्प्यूट होता था तो आप ट्रिब्यूनल में जाते थे और ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल होता था। अभी जो इस वाला अमेंडमेंट किया है उसमें कहा है कि आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो इसको भी लेके, ये तो अच्छी बात है ना, आप अपील कर सकते हैं। तो जो कंफ्यूजन होता है, हाई कोर्ट और क्लियरिटी से करता है और सुप्रीम कोर्ट और क्लियरिटी से करता है, तो ये सब चीजें अच्छी हैं। तो दैट इज द, इसको तो सपोर्ट मिल भी रहा है। ओके। एक चीज और कर दिया है कि बाइंडिंग कर दिया है कि 6 मंथ के अंदर में आप ट्रिब्यूनल जो है वो अपना डिसीजन दे देगा। इस पीडी मैनर में ये चाहते हैं रिजोल्यूशन हो। दैट इज द थिंग। चीजें समझ में आ रही है क्या चेंजेज है, पहले क्या थी अभी। मेन जो डिस्प्यूट है नॉन मुस्लिम एंड मुस्लिम को लेके है, इसी को लेके है, और सब चीजें तो पॉजिटिव है। जैसे वुमेन्स का भी इंक्लूजन करा है, नॉन मुस्लिम के सिवा का है कि 2 उसमें बोर्ड में मेंबर वुमेन्स रहेंगी, तो ये अच्छी बात है। थोड़ा सा और इक्वालिटी आ रहा है, सोशल जस्टिस की बात हो रही है। दैट इज द गुड थिंग। क्लियर। लास्ट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द गूगल का मोनोपोली। एक दिन और इसको डिस्कस किया था। गूगल कैसे मोनोपोली करता है। सर्च कोई भी होता है, आप लोग सब लोग गूगल पे ही करते होंगे, कोई और है गूगल को छोड़ के कहीं और करता है? याहू पे करते हैं आप, मिलता है उस पे याहू, लेकिन गूगल का ही तो पार्ट है। अच्छा, याहू पे भी। तो गूगल का ऐसे मोनोपोली हो गया, उसके सिवा कोई और ओपन ही नहीं करता। याहू भी खोलेंगे तो बाद में आपको गूगल, मैंने भी कई बार ट्राई किया, मैं माइक्रोसॉफ्ट का जो होता है और सब पे यूज करता हूँ जो भी, लेकिन बाद में मुझे लगता है वो बहुत, एक तो क्वालिटी उतनी अच्छा नहीं है, वापस गूगल पे आना ही पड़ता है। तो यू हैव टू कम, जैसे है ना कि माइक्रोसॉफ्ट को लगता है, मुझे लगा कि वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। ऑलरेडी उनका जो ये है एक जो अपलोड करने का वो देते हैं, ज़्यादा स्पेस देते हैं। तो एक बार मैं उस पर ट्राई कर रहा था, लेकिन बाद में लगा कि उनका क्वालिटी अच्छा नहीं है, आपको बाद में जाना ही पड़ता है गूगल पे। जैसे आप और सब पे खोलिए तो पिक्चर छोटा खुलेगा, गूगल में पूरा बड़ा खुलता है, फिर आपको ऑप्शंस भी देते हैं उसमें, तो ज़्यादा क्लियरिटी होती है। तो गूगल इसका फ़ायदा उठाता है। उसका जैसे है कि जिसको वो बढ़ाना चाहे उसका रिजल्ट ऊपर दिखाएगा। माने किसी से कोई गया, 2 कंपनी में राइवलरी चल रही है, नॉर्मल क्या होता है, हम गूगल पे ही सर्च करके कहीं जाते हैं, कहीं पे भी जाना हो कि बेस्ट रेस्टोरेंट इनटू द गोरखपुर, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, बाहर ही आ रहा है वही करेगा ना। बेस्ट कुछ भी आपको बुकिंग करना हो, कहीं पे शॉपिंग करना हो, कहीं आपको कैब करना हो, तो यू हैव टू फर्स्ट सर्च ऑन द गूगल। तो गूगल क्या करेगा कि जिसके फेवर में देगा उसको ऊपर करता है, क्योंकि उस पर तो लाखों होंगे ना। गोरखपुर में तो रेस्टोरेंट एक थोड़ी है, 100 रेस्टोरेंट है। नॉर्मल आदमी का पेशेंस इतना नहीं होता कि वो सब क्लिक क्लिक खोल के नीचे जितना भी है सबको देखे। वो क्या करेगा, ऊपर से स्क्रॉल करते करते आता है, उसी 8-10 में से एक पे क्लिक करके अपना बुकिंग कर देता है, यही होता है। तो ऐसे में क्या करता है गूगल, कहता है ना फेयर होना चाहिए कि जिसका रिव्यू अच्छा हो, ये सब चीजें उसको ऊपर दिखाए। लेकिन गूगल कई बार कॉन्ट्रैक्ट करके लोगों का ऊपर दिखाता है, जो राइवलरी होते हैं उनको
एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में जैसे डिसएडवांटेजेस एक पर्सन हो जाता है और एक पर्सन को फालतू का एडवांटेज मिलता है। तो इसी को लेके है गूगल ने ये केस माना गया कि गूगल ऐसा करता है। यूएस में ये केस चल रहा था कि ऐसा एक किसी कंपनी के साथ किया, उसने केस किया और वहां पे जो जजमेंट आया वो बोला कि हाँ गूगल मोनोपोली का फायदा उठा रहा है। तो अब देखते हैं इस पे लॉ कैसे बनता है, ये तो फर्दर डेवलपमेंट होगा। लेकिन अभी जो जुडिशरी का वहां पे आया है, उन्होंने कहा है कि गूगल का मोनोपोली है और गूगल उसका मिसयूज कर रहा है। दैट इज द मेन थिंग। यही चल रहा है, आगे जो अब डेवलपमेंट होगा वी विल फर्दर डिस्कस ऑल दिस थिंग। ठीक है। So this is all about from the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. ठीक है। Any doubt?